मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा। राजस्थान के नव भागीरथी के रूप में आपने राजस्थान को प्रगति के लिए अनेकों काम के लिए जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस ऐसे जन्म शती समारोह में जिनके नाम से ही राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना आती हो, ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत नज़दीकी से काम किया, ऐसे सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, भाई जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे पार्टी के जयपुर शहर के अध्यक्ष, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे वरिष्ठ जनों ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत मां के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन मां भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वे एक कुशल नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, सच्चे देशभक्त, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह, गहरा आकाश की तरह विशाल था। जब वो लोकसभा के अंदर बोलते थे, चाहे कोई भी हो, उनकी बात को लोग गंभीरता से सुनते थे। उनकी हर बात तर्कसंगत होती थी, प्रामाणिकता के आधार पर वो बात कहते थे और लोग चाहे वो कोई से भी दल का हो, वो विश्वास करते थे।
और विश्वास इसलिए करते थे, और उन्होंने कई बार कहा, जब हमारी सरकार आई थी तो लोकसभा के अंदर उनका वक्तव्य भी था, और ये मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा निर्देश भी था। उन्होंने कहा कि हम राज्य में आए हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार है, हम कोई ऐसे ही नहीं आए, हम गांव गांव ढाणी ढाणी गए हैं, हमने हमारे विचार को रखा है, और अगर हम यहां केंद्र में आए हैं तो हमारे काम से आए हैं, हमारी मेहनत से आए हैं, हमारे विचार से आए। हमेशा उन्होंने कहा, और उन्होंने राजनीति में जो परिवर्तन करा, क्योंकि आज हम उनका सुशासन दिवस भी मना रहे हैं, उनका पहला वाक्य था सुशासन, और जब वो लोकसभा के अंदर जब बात करते थे तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी वही बात करते थे। हमेशा उनका जो अपने विचार को लेकर के चलते थे, उस विचार के अंदर वो कहते थे कि आखिरकार आपको देखना होगा, क्योंकि उन्होंने जिस जनसंघ से 8-10 लोगों ने जिस जनसंघ को बनाया था, आप देख सकते हैं आजादी के बाद 21 अक्टूबर 1951 को आवश्यकता पड़ी थी एक ऐसे राजनीतिक दल बनाने की, क्योंकि आजादी के बाद उन्होंने देखा जिस मूल्यों को लेकर के आजादी मिली थी, सरकार उन मूल्यों को खो चुकी है, देश के लोगों की भावना को कुचल रही है, ये सरकार की दशा और दिशा ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस कैबिनेट से इस्तीफा देकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। मंत्री थे उसमें वो, लेकिन जिस विचार के लिए वो लड़े थे और देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को आगे ले जाना चाहते थे, और वही धीरे धीरे 8-10 लोग जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, और मित्रों ये एक की नहीं है, 1, 2, 3, 4 पीढ़ी इसमें खप गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो उनको ये नहीं था कि वो सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, कभी उनके मन में यह विचार नहीं आया। वो सिर्फ राष्ट्र के लिए और मां भारती के लिए काम कर रहे थे। कई मेरे से सीनियर हैं, वो जानते हैं, बताते हैं, देखा है कि आप तो जीतने की बात करते हैं, अगर हमारा कोई पार्षद भी होता था, विधायक भी होता था, जीतने की तो बात छोड़ी, अगर जमानत भी बचा लेता था तो दिल्ली से उसके लिए पत्र आता था कि आपने अपनी जमानत बचाई, इतने % वोट आपने प्राप्त किए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सोचिए कहां से चला ये सिलसिला, कहां से चला। आज हम सोच सकते हैं कि किस तरह से धीरे 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 सेने सेने हमारी ये यात्रा कहां बढ़ी। कभी कभी उनके मन में विचार आता था और वो कहते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहते थे कि आप जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको काम की स्पष्टता है क्या, कि आखिर आप काम इसमें क्यों कर रहे हो। उनका ध्येय था, उनका मत था कि जहां मैं काम कर रहा हूं मेरी स्पष्टता होनी चाहिए, मेरा विचार उससे जुड़ा या नहीं जुड़ा, मैं किस लिए काम कर रहा हूं,
इसलिए उन्होंने कहा कि सुशासन और संवेदनाएं दोनों को लेकर के हम चलेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अंत्योदय की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा कि जिन मूल्यों के आधार पर आजादी के हमारे दीवाने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने आप को समर्पण कर दिया, कूट कूट के अंदर उनके जो भाव अंदर भरे हुए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चाहे वो लोकसभा हो या कार्यकर्ता बैठक हो या सभा हो, उनमें निकल करके आती थी। मित्रों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे सानिध्य मिला। कई बार उनसे मिलने का मौका भी मिला, कई बार उनके इतने बड़े होते हुए कितने साधारण सरल व्यक्तित्व के धनी थे, ये हम जानते हैं। 93 में हमारी यहां सरकार बनी थी, केंद्र का आंदोलन आया, हमें भी मौका मिला, आगरा से यात्रा प्रवेश करनी थी, जयपुर आनी थी। आगरा से लेकर के जयपुर उनकी व्यवस्थाओं में मुझे लगाया था। मैं उनकी व्यवस्थाओं में जयपुर तक आया। उन दिनों में युवा मोर्चे में काम करता था, तो बड़ा सानिध्य मिला। जयपुर नजदीक था, लेकिन रात्रि विश्राम उनका दौसा में हुआ। अगले दिन दौसा से जयपुर के लिए आए। पहले दिन आगरा से प्रवेश की और आगरा से भरतपुर होकर के दौसा में रात्रि विश्राम था, तो पूरे समय उनके साथ रहने का मौका मिला। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का धाम, जो उनका गांव है, वहां परखम में हमारे ताऊ जी रहते थे। वो उन्होंने उनके साथ काम किया। गिरिराज दादा के नाम से वो जाने जाते थे, और वो गिरिराज दादा और वो साथ साथ अटल जी और वो दीनदयाल जी ने काम किया। गोवर्धन से वो चुनाव लड़े। 98 में मैंने ताऊ जी को कहा कि आप चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास 98 का चुनाव था, उसमें हम भी उनको लेकर के कि हमारी सिफारिश भी आप करिए। तो दादा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आपको एक पत्र दे देता हूं, आप इसे लेकर के पहुंच जाइए और उनको बता दीजिए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र भी स्पष्ट था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारा भतीजा है, आपके पास मिलने आ रहा है। हमारे में तो परिवार में से किसी ने राजनीति जानता नहीं है, लेकिन इसके मन में कुछ विचार हैं, सिर्फ इनको सुन लेना, बाकी कुछ मत करना। इतना उन्होंने पत्र में लिखा। मैं पत्र को लेकर के पहुंचा, मैंने वहां पत्र दिया और उन्होंने मेरे से कहा, क्योंकि माननीय घनश्याम जी भाई साहब कह रहे थे, तो उन्होंने कहा, अच्छा गिरिराज दादा ने के यहाँ से आए हो? कि हाँ, दाल बाटी चूरमा अच्छा खिलाते थे। दाल बाटी चूरमा अच्छा खिलाते थे, क्योंकि वो ब्रज का दाल बाटी चूरमा का उनको ध्यान था, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से युवा रहते हुए युवा से लेकर के जो उन्होंने काम किया, एक राष्ट्र को दिशा देने का काम किया। और आपको ये और बताना चाहता हूं, कुछ भी सही, लेकिन लोकसभा में जब वो तर्क संगत बात रखते थे तो विरोधी भी उनका लोहा मानते थे और लोग भी सुनते थे, क्योंकि जो वो कहते थे, कई बार उनके जीवन की कविताएं भी हैं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने जिसकी
अंतर की चीर बिता पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यही नहीं, एक बार आपने भी सुनी होगी, कई लोगों को ध्यान भी होगा, लोकसभा के अंदर बहस चल रही थी। बहस कोई केदारनाथ की थी और उनके बार बार केदारनाथ कह रहे थे, एक बार अमरनाथ निकल गया। विरोध के लोगों ने कहा कि आप तो केदारनाथ की बात कर रहे हो, अमरनाथ पर कैसे पहुंच गए? तो उनका तर्क संगत उत्तर देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे को तो सारे नाथ एक से लगते हैं। तो उनकी त्वरित जवाब देना और उसको तर्क संगत देना, ये बहुत बड़ी बात उनकी थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके जीवन से, क्योंकि जिन्होंने भारतीय राजनीति में सुस्ता, सौम्यता, पारदर्शिता, सुशासन और संवेदनशीलता का उदाहरण अगर कोई है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने इनका पालन करते हुए राजनीति की। वर्तमान राजनीति के मूल्यों को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महसूस भी होती है। संसद के बाहर आपने देखा होगा जिस तरह से कल परसों का वाक्य था कि संसद के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से हमारे जो सांसद थे उनको चोट लगती है। निश्चित रूप से ये संसदीय परंपरा किस तरह की हो, अगर कोई सीखे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सीखे। उनकी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी, परमाणु विस्फोट से लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्व शिक्षा अभियान, कारगिल विजय, ये उनके जीवन के हिस्से थे। विस्तार से आपको बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और राजनीति में यह आवश्यकता है, सुस्ता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं, और ये सही कहा उन्होंने, हमारे कार्यकर्ता ने जिस तरह से मेहनत की है, काम किया है, निश्चित रूप से आज उसका प्रतिफल है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो कहा उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सही कहा राठौर साहब ने, राजस्थान के अंदर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी, नदियों से नदियां जोड़ना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गांव में शिक्षा का अभियान चलाना, हर गांव को बिजली से जोड़ना, हर गांव में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था होना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते थे, शहर और गांव की दूरियां सरकार ने बढ़ाई हैं, ये दूरियां कम होनी चाहिए। हमारा भारत देश गांव की पहचान से जाना जाता है। इसकी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो ये भार शहरों पर आएगा और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि भार जिस तरह से शहरों पर बढ़ रहा है। ये उनके विचार थे। मैं आज उनके सुशासन दिवस के अवसर पर राजस्थान के अंदर कुछ घोषणाएं मैंने की हैं। युवाओं को जागरूक करने के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ये अटल ज्ञान केंद्र युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक विकास में भागीदारी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। हमारी जो 12,000 पंचायतें, उसमें एक एक अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयं अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। ग्रामीण युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए
कैरियर भर्ती रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ काउंसलिंग, प्रशिक्षण सुविधाओं भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अटल प्रेरकों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र अनुसार लाभ दिलवाने में भी सहायता भी की जाएगी। इन अटल ज्ञान केंद्रों पर लगभग सरकार का 550 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह हमारी सरकार इसको करने वाली है। 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। सभी विद्यालयों में स्थित कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अटल कंप्यूटर कक्ष के रूप में किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन और योगदान भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अध्याय है। उनके आदर्श और उनकी कविताएं सदैव हमें प्रेरणा देती रहेंगी। आइए हम सब मिलकर उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारें और भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जिसका सपना अटल जी ने देखा था। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। राजनीति के दलदल में तुम सा कोई कमल कहाँ, तुम सा गंभीर, तुम सा सशक्त, तुम सा कोई अटल कहाँ। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सबको हमारे इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो हमको उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे राष्ट्र को मजबूती का काम करना चाहिए। उनका जो सुशासन और संवेदनाएं जो उनकी हैं उनको साथ लेते हुए जन भागीदारी की बात करते हुए हमें हमारे राष्ट्र को और मजबूत करें। यही उनको सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। आज उनका 100 साल हुए हैं। इस जन्म शताब्दी पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आए। निश्चित रूप से जो आज हमने ये घोषणा की है ये हम जल्दी इनका अमली जामा पहना करके पूरे ग्राम पंचायत स्तर तक और नगर निकाय स्तर तक हम इसको ले जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।